वर्ल्ड हिस्ट्री की ब्रीफ स्टोरीज के सेकंड एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी नेपोलियन बोनापार्ट की और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है 1914 से। 1914 वो साल था जब दुनिया ने पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते देखा था। 1914 में जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, आज हम बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर के कितने अलायंसेस थे, कौन कौन से हिस्से में वर्ल्ड वॉर के अंदर दुनिया बटी हुई थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो कौन कौन से अलायंस बने वहां पे। सबसे पहला था सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर को जो लीड कर रहा था वो कर रहा था जर्मनी। जर्मनी के साथ साथ और जो कंट्रीज उसे सपोर्ट करने आई हुई थी उनमें था आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया एंड ऑटोनोमस एम्पायर। ये कुछ स्टेट थे जो सेंट्रल पावर्स के साथ मिले हुए थे। और दूसरा जो हिस्सा था उस हिस्से में उसे अलाइड पावर्स के नाम से जाना गया। और वो अलाइड पावर्स की हम बात करें तो फ्रांस, रशिया, यूएस, इटली, जापान और रोमानिया उसका पार्ट थी। ये तो हो गई उन दो पक्ष और विपक्ष की कहानी जिसमें दुनिया बटी हुई थी। इसके बाद की कहानी क्या है वो हम देखते हैं। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो जर्मनी को होता है। और 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है, लेकिन ऑफिशियली खत्म माना जाता है 1919 में। उसके पीछे रीजन है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो 1919 में हुई थी, फ्रांस के वर्सेल्स में हुई थी। अब ये वर्सेल्स एक पीस ट्रीटी थी जिसमें कहा गया कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ा था वो जर्मनी को उठाना पड़ा था। जर्मनी के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। एक हम कहेंगे हार्श ट्रीटी थी जर्मनी के लिए, यहाँ तक उस पर इतने जुर्माने लगाए गए कि जिनका भुगतान वो आज तक कर रहा है। जर्मनी आज भी उस टाइम लगाए गए जुर्मानों का जो भुगतान है वो आज कर रहा है। सो ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो थी ये जर्मनी के लिए काफी कठोर नियमों के साथ सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी का हुआ था इस पूरी ट्रीटी से। लेकिन दुनिया के अंदर पीस लाने के लिए ट्रीटी जरूरी थी। अब जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हो गई उसके बाद यहाँ जो जर्मनी था वो चेंज हो जाता है वेइमार रिपब्लिक में। वेइमार रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो वो 1990 से लेके 1933 तक रहा। 1933 में आपको पता हो जैसा कि जो नाजी पार्टी है वो जीत के जब आ जाती है उस तक वेइमार रिपब्लिक रहता है। वेइमार रिपब्लिक का जो मूल काम था, एक्चुअली वेइमार रिपब्लिक था क्या, वेइमार रिपब्लिक काम करता था खासकर जो पीसफुली एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था जर्मनी में। और हम कहें तो इसका जो पॉलिसी था वो पैसिफिस्ट पॉलिसी, इंग्लिश में कहें पैसिफिस्ट पॉलिसी यानी पीस के लिए काम कर रहा था वेइमार रिपब्लिक। अब हम चलते हैं सीधा हिटलर की कहानी पे। हिटलर का जन्म होता है 1889 में। और हिटलर आपको बता दूं जर्मनी में नहीं जन्मा था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। इसके फादर एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे और हिटलर ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो अपने फादर के जो फुटप्रिंट्स हैं उस पर नहीं जाएगा, बिकॉज वो एजुकेशन में सिंपल सा फंडा था कि अच्छा नहीं था और उसने सेकेंडरी में स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था। लगभग वो ड्रॉप आउट हो चुका था और सिविल सर्वेंट बनने का उसको बिल्कुल मन में नहीं था। ये दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इसने 1913 में क्या किया, ये म्यूनिख आ गया। म्यूनिख जो कि जर्मनी का पार्ट है। जब ये म्यूनिख आ गया और म्यूनिख आके इसने 1913 में आर्मी ज्वाइन कर ली, मिलिट्री ज्वाइन कर ली। 1913 में इसका मिलिट्री ज्वाइन करना हुआ और 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो पूरे वर्ल्ड वॉर के अंदर इसने लीड किया जर्मनी को। लेकिन वहां पे सबसे बड़ा नुकसान इसे ये हुआ कि ये वहां पे मरते मरते बचा। हम कहें कि नैरो एस्केप इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बहुत मुश्किल से ये बचा था वहां पे। अब बचने के बाद हिटलर और नेपोलियन में एक चीज बहुत कॉमन थी, दोनों हार नहीं मानते थे। हिटलर जब यहां से बचा उसके बाद इसने फिर से अपने आप को स्टैंड करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक नई और चीज एंटर करती है, वो एंटर करती है जो आगे चल के नाजी पार्टी बनती है। स्टार्टिंग में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है नाजी पार्टी का, जो हम कहें कि बेसिक तैयार किया गया था वो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही तैयार हो गया था। और इसे उस टाइम जाना जाता था वर्कर्स, जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से इसे जाना जाता था। जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है वो बाद में 1920 में इसका नाम जो बदल के जब ये और इम्प्रूवमेंट हुआ तो ये नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाने जाने लगी। और 1921 में जो हिटलर था वो इस पार्टी का लीडर बन गया और यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। और नाजी पार्टी जिसका फ्लैग जब हम देखते हैं स्वास्तिक जो था वो इसी नाजी पार्टी का फ्लैग था। अब जब नाजी पार्टी उस कंट्री में
ग्रो करने लगी तो नाजी पार्टी का फंडा कुछ और था, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए वो एक बहुत ही इमोशनल सहारा लेते। तो वो इमोशनल जो फंडा था वो क्या था कि नेशनलिज्म। वो ये बताते थे लोगों को कि हमारे साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कुछ गलत हुआ है और गलत हुआ है उसका बदला हमें कहीं ना कहीं लेना है। जब आप किसी भी कंट्री को देखें, अगर वहां के लोगों में ये थिंकिंग मन में डाल दीजिए कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें उसे ठीक करने के लिए हमें बदला लेना होगा। ऑफ कोर्स इमोशनल अटैचमेंट एक ऐसा होता है अपनी कंट्री के साथ, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। यही नाजी जो पार्टी थी उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, नाजी पार्टी से जब लोग जुड़ते गए, नाजी विचारधारा को लोग मानने लगे, तो वहां पे दूसरा एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आया था वो निकल के आता था कि यहूदीज के ऊपर अटैक। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमें देखनी होगी, इस हिटलर ने क्या किया 1923 में जो गवर्नमेंट थी उसको सीज करने का कोशिश किया। जब सीज करने का कोशिश किया तो ये उसमें फेल हो गया। फेल हुआ तो इसे क्या किया 1923 में 5 साल की जेल की सजा सुना दी गई। लेकिन ये हिटलर 1 साल के भीतर बाहर आ गया। 1924 में ये बाहर आ गया। 1924 में बाहर आने से पहले 1 साल में कहा जाता है कि जेल में बहुत सारे हमारे भारतीय नेताओं ने किताबें लिखी, इन्होंने भी किताब लिखी वहां पे, इन्होंने अपनी जीवनी लिख डाली वहां पे, जिसे मेन काम्फ के नाम से जाना जाता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JNU AFLU तो वहां पे ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं स्पेशली। और अगर हम बात करें मेन काम्फ को इंग्लिश में कहा जाता है माय स्ट्रगल। अब एक बुक और है जो इन्होंने लिखी थी उसी दौरान, लेकिन वो बुक पब्लिश होती है 1962 में। 1962 में वो भी ब्रिटिश पब्लिशर के द्वारा। वो बुक थी द जेट्स। इस बुक को कहा जाता है हिटलर सीक्रेट बुक, क्योंकि ये बुक इसलिए पब्लिश नहीं करवाई गई क्योंकि मेन काम्फ जो बुक थी इसकी जीवनी थी वो फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, और फ्लॉप होने की वजह से क्या हुआ कि जो हिटलर है उसका दूसरा बुक पब्लिश ही नहीं करवाया गया। दूसरी बात करते हैं हम आगे। 1932 में जर्मनी में इलेक्शंस हुए। जब इलेक्शंस हुए जर्मनी में तो हुआ क्या कि 1933 में जो वहां का रिक्सटैग पार्लियामेंट है उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो नाजी पार्टी थी उसके पास चली गई। और नाजी पार्टी के पास जाने की वजह से वहां पे हिटलर जो है वो बन जाता है वहां का चांसलर। हिटलर जैसे चांसलर बनता है तो वहां पे एक जो नेगेटिव पॉइंट निकला वो ये था कि यहूदीज का जो हम कहें कि मास किलिंग स्टार्ट हो गया, यहूदीज को मारना। आपने एन फ्रैंक की कहानी पढ़ी होगी, उससे समझ में आता होगा कि कितना उस टाइम क्रिटिकल कंडीशन था यहूदीज का जर्मनी में। दूसरा जो था, इन्होंने बहुत सारे जो टेरिटरीज थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें 1939 की, 1939 में जब इसे जनता का पूरा साथ मिल गया हिटलर को, इसने 1939 में टीटी ओवरसेल्स को ब्लॉक किया एंड जाके पोलैंड पे अटैक कर दिया। पोलैंड पे अटैक करने का ये नतीजा हुआ कि वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्टार्टिंग हो गई। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे क्योंकि इनके साथ वहां की लोकल जनता थी, नाजीवादी विचारधारा के सारे लोग थे इनके साथ। अब खुद हिटलर आपको पता है एक सेनापति था, तो कहीं ना कहीं वो सेना को बहुत अच्छे से डील करना जानता था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट उसने बहुत अच्छे से लड़ा था, इसलिए उसे पता था। तो 1941 के स्टार्टिंग तक वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूरोप के काफी हिस्से पे ये लोग कब्जा कर चुके थे। लेकिन कहा जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा एक अत्याचार की हदें पार कर लेते हैं तो उसकी लिमिट होती है। 1945 में हिटलर ने जब रेड आर्मीज को पकड़ने आ रही थी तो इसने सुसाइड कर लिया था वहां के एक बंकर में, और हिटलर का इस तरह हो जाता है अंत। लेकिन यहाँ पे एक कहानी हमें समझ में आती है कि हिटलर जो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, नेपोलियन का हमने लास्ट एपिसोड में सुना था वो इटली में जन्मा था। दोनों ने कहानी कुछ सेम सी है। उसने भी दुनिया को जीतने की चाहत रखी, हिटलर ने भी दुनिया को जीतने की चाहत रखी। अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन दोनों के तरीके थोड़े अलग थे। और ये जो कहानी थी, एक ब्रीफ स्टोरी जो थी, कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसी स्टोरीज और भी आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।